So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चे बाड़ी आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब तक आपने जितनी भी सिविक्स पढ़ी है, क्लास 9th, क्लास 10th, उन सब का कंक्लूजन कहीं ना कहीं हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। और इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और बच्चे अक्सर इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई गारंटी यू, इस सेशन के अंदर हम हर एक चीज को बहुत ही बेहतर तरीके के साथ डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सिविक्स की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग आंसर्स। तो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो अक्सर हमें 5 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब हम यहां पर बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो आप सब लोग जानते हो कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर लोग अपने नेताओं को चुन रहे हैं। सो गाइस, व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी एक तरीके से क्या है, डेमोक्रेसी एक तरीके से पीपल्स गवर्नमेंट है। पीपल्स गवर्नमेंट का मतलब क्या कि लोग अपने नेताओं को चुन रहे हैं और ये जो नेता लोग हैं ये ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, इन लोगों के बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्या है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहां पर लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि भैया आप खुद अपना नेता, अपना रूलर चुनो। बट जब बात आती है डेमोक्रेसी को एक तरीके से तराजू के ऊपर रख करके तोलने की, कि क्या डेमोक्रेसी सही है या क्या डेमोक्रेसी जो चीजें कर रही है वो सही हो रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ही हमारा क्या है कि कैसे हम डेमोक्रेसी को और उसके आउटकम्स को एसेस करेंगे। एसेस करने का मतलब क्या कि कैसे हम इनको नाप तोल करेंगे, क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर कैसे करेंगे भैया। भाई अगर मैं आपको कहूं कि यार बर्गर जो है ना वो मैकडी का ही बढ़िया है, मैकडी के अलावा तो कोई बर्गर पसंद ही नहीं है मुझे, या कोई है ही नहीं, तो आप मेरी बात का कैसे विश्वास कर लोगे। अगर आपने वो मैकडी का बर्गर खाया हुआ है और उसके अलावा बाकी चीजें भी करी हुई हैं, बर्गर किंग का बर्गर भी खाया हुआ है या कहीं और का भी खाया हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि सर सही कह रहे हैं, मैकडी का जो बर्गर है वो अच्छा है। बट अगर आपने और कहीं का बर्गर ट्राई किया ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा भैया। तो इसीलिए जब हम यहां पर बात करते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स की, तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम एसेस इसीलिए करते हैं ताकि हम जब उसको कंपेयर करें बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हो और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही हम कह सकें कि भैया देखो ऐसा है कि डेमोक्रेसी में तो ये होता है जो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में ऐसा क्या कुछ होता है जो इसको खास बना देता है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, तो उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, जब हम बात करते हैं मोनार्की की, या अगर हम किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पर हमें वो चीजें नहीं मिलती, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स के बेसिस पर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है क्या है,
बेटर है भैया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाती हैं? उसमें सबसे पहला आ जाता है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजंस। देखिए क्या है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो संविधान के ऊपर चलती हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो जब पॉलिटिकल इक्वालिटी किसी समाज के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर होगी, तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि सोशल लेवल पर भी, सोसाइटी के अंदर भी हमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस या इक्वालिटी प्रमोट होती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला फीचर डेमोक्रेसी का क्या हो जाता है जो उसको खास बना देता है? वो है भैया दैट इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजंस। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, आपके पास वोट डालने का अधिकार है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा, जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो इट ऑल्सो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आप लोग देखिए, चुनाव के समय पर क्या होता है, नेताजी हमारे घर आकर के खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब वोट दीजिएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर नेताजी को पता है कि अगर अब मैंने लोगों को नहीं मनाया, मैं लोगों के पास नहीं गया, तो भैया वोट नहीं डालेंगे, हरा देंगे मुझे। बट खुद सोचो कि क्या कोई राजा चल करके आएगा अपनी प्रजा के पास कि भैया मैं तुम्हारा राजा हूं, बताओ जरा? नहीं आएगा। तो ये जो डिग्निटी वाली बात है इंडिविजुअल्स की, आम जनता की जो डिग्निटी वाली बात है, रिस्पेक्ट वाली बात है, वो हमें डेमोक्रेसी के अंदर ही देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी के अंदर आम जनता अपने रूलर्स से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से जवाबदेह है, पूछ सकती है कि भैया बताओ तुम क्या किए हो 5 साल के अंदर? फॉर्च्यूनर में ही घूमे हो या हमारे एरिया में भी कुछ काम कराए हो? तो कुल मिलाकर के जब बात आ रही है डेमोक्रेसी की यहां पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की डिग्निटी, लोगों की इज्जत, लोगों की रिस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी क्या करती है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉपर डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद ही लिए जाते हैं। आप अगर देखें, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का काम है भारत के लिए कानून बनाना। तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून ऐसे नहीं बन जाता कि अच्छा इस विषय पर कानून बनाना है, इस टॉपिक पर कानून बनाना है, चलो बना दो भैया, ऐसे नहीं होता। उसको लेकर के प्रॉपर डिबेट्स, प्रॉपर डिस्कशंस हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। कोशिश करी जाती है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें सबका साथ और सबका विकास हो, सबको फायदा दे वो। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो बेहतर होती है। राजा कोई भी डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचता भैया, वो सीधा डिसीजन ले लेता है, कुछ नहीं सोचता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, वो सीधा क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो वहीं पर हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहां पर सबके बारे में सोचा जाता है डिसीजन लेने से पहले। इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग करी जाती है, सब लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करी जाती है, हर किसी को एकोमोडेट किया जाता है। तो इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्या है, सॉल्व किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, और इसीलिए हम देखते हैं कि यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उनको सॉल्व करा जाता है। बट अगर वहीं आप डिक्टेटरशिप में देखो, डिक्टेटरशिप के अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है और वो राजा के खिलाफ है, तो भैया क्या होगा, सीधा उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा या सूली पर लटका दिया जाएगा। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर लोगों को सरकार से कोई दिक्कत है, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द नेशन, दे कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स, वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं। बट ये डिक्टेटरशिप, मोनार्की इधर पॉसिबल नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको भी सॉल्व करा जाता है।
साथ ही साथ जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो सबसे बेहतर चीज डेमोक्रेसी के बारे में क्या है? दैट इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें मौका देती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अगर हमने कोई गलत बंदा इलेक्ट कर लिया है, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा नेता हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको 5 साल बाद बदल भी सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि सर 5 साल तो बहुत लंबा समय है। बेटा जरा चाइना वालों से पूछो, रशिया वालों से पूछो, परेशान है थोड़े से, क्योंकि वहां ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वहां पर है। तो कुल मिलाकर के हम हर 5 साल के अंदर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे, अपने नेताओं को बदल भी सकते हैं। और यही चीज जो है वो डेमोक्रेसी को खास भी बनाता है। अभी हाल ही में रिसेंटली अमेरिका के अंदर चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के पहले प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे सॉरी, वो दोबारा से चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि लोग जो बाइडेन से बड़े परेशान हो गए थे। लोग बहुत दिक्कत में थे कि भैया ये बोलता क्या है, करता क्या है। थोड़ा एज का फैक्टर भी था। तो हम देख रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बेहतर तरीके से ये चुनाव जीते, बड़ी वाहवाही हुई उनकी। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमारे को एक रूम देती है, हमें एक मौका देती है कि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सके। तो ये सब बातें डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खास बना देती हैं। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आम जनता क्या कहती है कि भैया बाकी ऑल्टरनेटिव से डेमोक्रेसी बेटर है। अगर आप बात करो डिक्टेटरशिप की, अगर आप बात करो मोनार्की की, अगर आप बात करो मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो अगर उनसे कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी बेटर है। बट कई लोग डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी लगती है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। कई लोग अक्सर हमें बोलते हुए देखने को मिलते हैं कि भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट काश ऐसा हो जाता कि हमारे देश में भी थोड़ी सी डिक्टेटरशिप लग जाती। अब लोगों को समझ नहीं है कि थोड़ी सी डिक्टेटरशिप क्या होता है। भैया कोई समोसे वाले से चटनी थोड़ी ना मांग रहे हो कि भैया थोड़ी सी चटनी डाल दो, जरा समोसे में टेस्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता ना। तो कुल मिलाकर के एक डिलेमा हमें कहीं ना कहीं, एक दुविधा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जो हमें यह सोचने पर और मजबूर कर देती है कि डेमोक्रेसी को और बेहतर कैसे किया जा सके। तो यह था डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे कि डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है, डेमोक्रेसी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। वही अब हम यहां पर जो है क्या है देखेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आज आप देश के अंदर, विदेश के अंदर अलग अलग डेमोक्रेसीज को देखें, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कई 100 देश ऐसे हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके अंदर हमें कुछ खास फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि वो रेगुलर इलेक्शंस होल्ड करते हैं, जैसे कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, साथ ही साथ वो अपने लोगों को कुछ अधिकार देती हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अक्सर हमें हर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है रूल्स रेगुलेशंस के लिए, जिसको फॉलो करा जा रहा है देश के अंदर। साथ ही साथ जो है डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। बट जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की एक तरीके से आप कह लीजिए प्रैक्टिस की, डेमोक्रेटिक सिचुएशंस की, तो वो डेमोक्रेटिक सिचुएशंस जो है अलग अलग देशों में वेरी करती हैं, अलग अलग देशों में अलग तरीके से है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की, तो वो हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि जब बात आती है इस तरीके की चीजों की तो वो डिपेंड करता है उस देश के कल्चर के ऊपर। अब आप देखो कि कहने को तो डेमोक्रेसी जो है हमारा भारत भी है और अमेरिका भी है। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का कल्चर अमेरिका के कल्चर से बहुत अलग है, और भारत को मैं कहूंगा कि भारत की डेमोक्रेसी अमेरिका की डेमोक्रेसी या वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट है।
क्यों? क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कल्चर हमें देखने को मिलते हैं, लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलते हैं, रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं, और हम सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर करीब 700 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर हम मेन पॉलिटिकल पार्टीज की ही बात करें तो 25-30 पॉलिटिकल पार्टी तो मेन पॉलिटिकल पार्टी है। बट इफ यू लुक एट अमेरिका, तो अमेरिका में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। पहली बात तो अमेरिका के अंदर इतने रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है। अमेरिका के अंदर जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो मेनली दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। सिमिलरली अगर आप इसी को कंपेयर करो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ, तो यूके के अंदर भी आप यही देख पाओगे कि वहां पर भी मुख्य तौर पर दो ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस करी जा रही है, वहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, यह डिपेंड करता है उस देश के कल्चर के ऊपर, उस देश के प्रैक्टिसेस के ऊपर जो लोग वहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के अंदर ये सब फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जब प्रैक्टिस की बात आती है तो हर देश के अंदर डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द सोशल सिचुएशंस ऑफ दैट कंट्री, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ दैट कंट्री एंड द कल्चर ऑफ दैट नेशन। अब हमारे देश की जब हम इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे देश के लिए जरूरी है कि जब भी चुनाव हो तो हम इस तरह के से पॉलिसीज बनाएं अपने देश के अंदर, ताकि उससे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो हो सके, कि समाज के जो गरीब से गरीब तबका है उसको उसका फायदा मिल सके, हमारे किसानों को उसका फायदा मिल सके। क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन। हमारे देश के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा है, तो हमें जो पॉलिसीज बनानी है वो उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनानी है। बट इफ यू लुक एट अमेरिका, इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, इफ यू लुक एट यूनाइटेड किंगडम, इनके यहां पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंपैरेटिवली कम है, तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी सी और अलग हो जाती हैं। तो ये सब चीजें हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती हैं, और डेमोक्रेसी किस तरीके से प्रैक्टिस करी जा रही है वो डिपेंड करता है उस देश के कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और वहां के लोगों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। बट हां, ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो ये सब चीजें हमें वहां पर अक्सर देखने को मिलेंगे ही। तो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या कर रही हैं, जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है, उनको तो एड्रेस करती ही करती हैं। तो चाहे भारत की हम बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, या चाहे हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो उसका पहला जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि मैं अपने देश के अंदर जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूं। बट हां, अगर हमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, अगर हम देखते हैं कि भैया कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बहुत आसानी से सरकार को ब्लेम कर देते हैं। आप देखो, अब भी हम कई बार देखते हैं कि भारत के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है ना, मान लो कोई भी, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे भैया इससे बढ़िया तो चाइना ही है, वहां पर अपना एक ही लाठी चलती है। तो भैया गाय भैंस नहीं हो हम, जो एक ही जानवर नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँक देंगे, वो भी गलत है, उनके साथ वो करना भी बहुत गलत है। बट जब बात आती है इंडिविजुअल्स की, लोगों की, हम ह्यूमंस की, तो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर हम चाइना से खुद को कंपेयर करेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी डेमोक्रेसी के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो लोग अक्सर डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। लोग अक्सर ये डाउट करने लग जाते हैं कि यार हम यहां रह क्यों रहे हैं। बट हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इन प्रैक्टिस ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। इन प्रैक्टिस जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, और अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से काम करे तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजंस कि हम जो हमें राइट्स मिल रहे हैं उनका एडवांटेज उठा सके, जो कंडीशंस हमारे पास है हम उनका एडवांटेज उठा सके, जो हमें गोल अचीव करने हैं हम उनको अचीव कर सके। भैया हमारा संविधान तो कह रहा है कि जितने भी 18+ लोग हैं उनके पास वोटिंग अधिकार है,
चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, आपके वोट की वैल्यू एक है। बट ये तो हमारी गलती हो जाती है ना कि जब चुनाव आते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुछ चंद रुपयों के लिए अपना वोट बेच देते हैं। तो यहां गलती किसकी है? डेमोक्रेसी की गलती है या लोगों की गलती है? ऑब्वियस सी बात है, लोगों की गलती है। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बुराई करते हैं, जब भी हम डेमोक्रेसी के अंदर से खामियां निकालते हैं, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भैया देखो क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सरकार चलाने का एक तरीका है और ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं उनका एडवांटेज कैसे उठाएं। तो अगर हमें वोट देना है तो हम बहुत सोच समझ के वोट दें। हम अक्सर देखते हैं कि लोग रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर अपने वोटों को बांट देते हैं, बेच देते हैं। बट हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए कितना काम का है, कौन हमारे लिए कैसा काम करेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, वो पार्टी के डेवलपमेंटल गोल्स क्या है देश के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपना वोट सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये हमारी गलती है। मैं अक्सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनसे जब मेरी बात होती है कि हां भाई इलेक्शंस का क्या सीन चल रहा है, तो साफ कहते हैं कि भैया इस तारीख को वोटिंग है, हम सोच रहे हैं जरा आसपास कहीं घूम आए। तो हम पूछ लेते हैं मजबूर आदत से कि भैया वोट कौन डालेगा? तो कहते हैं हमरे एक वोट से क्या होगा। बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यही समझना तो जरूरी है कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक वोट जरूरी है। और अगर आप जो आपको अधिकार मिला हुआ है ये वोट डालने का, इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है भैया। ये तो डेमोक्रेसी की तो गलती है ही नहीं। अगर कोई गलत कैंडिडेट चुन करके आ जाता है तो आपकी गलती है कि आप वोट डालने ही नहीं गए और फिर बैठ करके शिकायत कर रहे हो कि अरे भैया नेताजी तो पढ़े लिखे नहीं है ना, या नेताजी का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इट्स अप टू अस कि हम कैसे चीजों को प्रैक्टिस में लाएं और कैसे चीजों को फॉलो करें। और अगर आप देखें तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हम भारत जैसे देश में जन्मे, एक ऐसा देश जहां पर सबको साथ और सबके विकास की बात करी जाती है, जहां पर हमारा संविधान हर एक इंडिविजुअल को अधिकार देता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। हमारा संविधान हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो आगे बढ़ पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब बात आ रही है डेमोक्रेसी की, तो हमें यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी मात्र एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसको किस तरीके से बेटर किया जा सकता है ये हम लोगों के ऊपर ही है कि हम कैसे उसको प्रैक्टिस में और बेटर कर पाए। बट जब बात आ रही है डेमोक्रेसी की, तो जो चीज सबसे खास डेमोक्रेसी को बनाती है वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात आती है तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। कैसे और उससे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या फायदे होते हैं, वो अब थोड़ा सा यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे अकाउंटेबल की। तो देखिए क्या है कि जो सबसे बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस ऑफ द नेशन, इट इज रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। अगर कुछ गलत होता है तो सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें, आप अक्सर देखते हो कि कभी न्यूज आ जाती है कि भैया इस हॉस्पिटल के अंदर नेग्लिजेंस की वजह से या किसी तरीके की शॉर्टकमिंग्स की वजह से इन लोगों की जान चली गई, ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम अक्सर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इट शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल, यानी कि जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी है
तो सरकार के लोगों को जवाब देना होगा कि भैया ये गलती हो रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इट इज रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर यह जरूरी है कि जो लोगों की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उन्हें मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार ही किस बात की। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स गवर्नमेंट? अगर हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स गवर्नमेंट, तो इस गवर्नमेंट के अंदर लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको फुलफिल करना भी क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर खास बात क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर प्रोसीजर्स फॉलो करे जाते हैं। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, सो बिफोर अराइविंग एट एनी डिसीजन देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स जो फॉलो करे जाते हैं, ताकि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो बेस्ट तरीके से लिया जाए, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सबको एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए फायदेमंद हो। ऐसा नहीं कि भैया हां मन कर रहा है कुछ काम करने का तो कर दिए, बिना सोचे समझे कि इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर यह खास चीज है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो लेते हैं हम बेसिकली लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। हम वो डिसीजन लेते हैं एक तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, दूसरा आ जाता है कि वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि जो भी लोगों की नीड्स हैं, जो भी लोगों के कंसर्न्स हैं, उनको लेकर के ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है क्या करती है, काम करती है। यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्शंस के दौरान क्या होता है कि जो भी लोगों के इश्यूज होते हैं, सरकार उन्हीं को हाईलाइट करती है, उन्हीं को उठा करके चलती है। जो भी लोगों के डिमांड्स होते हैं, जो भी लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, सरकार उसको फुलफिल करने की बात करती है। चुनाव के समय क्या होता है, नेताजी घर आते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या दिक्कत हो रही है आपके इलाके में, तो लोग बता देते हैं कि भाई साहब नालियां साफ नहीं हो रही हैं, सड़क टूटी हुई है, पुलिया नहीं बन पा रहा है। तो नेताजी वादा करते हैं कि अच्छा आपकी जरूरत ये है तो ठीक है, ये काम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भैया हमारे एरिया के अंदर कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो उस पर काम किया जाता है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल। इलेक्शंस के समय पर अक्सर हम देखते हैं कि इन इश्यूज को हाईलाइट करा जाता है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि भैया देखो ऐसा है कि ये जो सरकार है ये कंसेंट के हिसाब से चल रही है। यानी कि जो भी लोग सरकार में बैठे हैं, जो भी लोग डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें किसने वहां पर भेजा है, हमने भेजा है, चुन करके भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज रूल्ड बाय द कंसेंट, इट इज गवर्न्ड बाय द कंसेंट। लोग अपने नेताओं को खुद चुन रहे हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक लेजिटिमेसी है। अब ये लेजिटिमेसी आपको डिक्टेटरशिप, मोनार्की या किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। मोनार्की के अंदर क्या है, मोनार्की के अंदर पापा राजा थे, बेटा राजा बन गया, भले ही उसे लोग पसंद करें या ना करें। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या है कि भैया कोई पावरफुल व्यक्ति है, वो पैसे की बदौलत से, आर्मी की हेल्प से, अपनी पावर से नेता बन गया, लीडर बन गया, भले ही लोग उसको जानते भी ना हो या पसंद भी ना करते हो। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जिन भी लोगों को चुना जाता है उनको लोग चुनते हैं। तो एक कंसेंट है, लोगों की इच्छा से वो लोग वहां पर पहुंचे हैं, लोगों की इच्छा से वो लोग नेता बने हैं, लीडर बने हैं। और ये लेजिटिमेसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव है। अगर किसी भी देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस ना हो, किसी भी देश के अंदर लोगों की बात ना सुनी जाए, तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम उसको डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। तो अगर आपको क्लास 9th ध्यान हो तो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं इस बारे में कि किसी भी देश के अंदर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि उस देश के अंदर रेगुलर इलेक्शंस हो, उस देश के अंदर लोगों को आगे रखा जाए, लोगों की जरूरतों को आगे रखा जाए, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। क्लियर? तो कुल मिलाकर के बच्चा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिव है, लोगों की नीड्स और उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए काम करती है, और लेजिटिमेट है। यानी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, खुद सरकार को बनाते हैं, चुनते हैं। तो कंसेंट लोगों के
एक तरीके से इच्छा से वो काम हो रहा है। और सबसे खास बात जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एज वेल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पता है लोगों को कि भैया इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लिए गए हैं, और लोग जो हैं उन डिसीजंस के बारे में जानते हैं। लोगों को पता है कि हां, ये जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ये प्रॉपर डिबेट और डेलिब्रेशन के साथ डिसीजन लिए जा रहे हैं, डिस्कशंस के बाद ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। और अगर कोई कमी प्रॉब्लम आती है तो हम कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी हमें होती हुई देखने को मिलती है। और भारत की ही अगर हम बात करें तो भारत के अंदर इस ट्रांसपेरेंसी को जो बहुत ज्यादा खास बना देता है वो है आरटीआई एक्ट 2005 का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये एक तरीके का रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कानून था, एक्ट था, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर के आई। इस एक्ट ने भारत के अंदर डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत बनाया। आज हम जब देखते हैं, हमें पुराने स्कैम्स के बारे में पता चलता है कि भैया ये घोटाले हुए थे, वो घोटाले हुए थे, तो इनके बारे में पता कैसे लगा? राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से। और यही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कर रहा है? डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डेमोक्रेसी को और खास बना देती है। तो इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हम कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी बेहतर है, उसके आउटकम्स बेहतर है, उसकी प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि भैया फ्री और फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट्स, और साथ ही साथ लोगों के अधिकार, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट्स एंड सिटीजंस राइट्स टू इंफॉर्मेशन मेक्स द फंक्शनिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी मोर एफिशिएंट। तो ये था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट के बारे में, कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अब आगे चलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या है कि इलेक्शंस भी हैं, डिबेट्स भी हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर करने की बात करी जा रही है, तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। बट जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं कि भैया क्या सही में ये सब चीजें होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस है ना, उसका एक मिक्स्ड रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। यानी कि क्या कि ये जो दिख रहा है कि भैया ऐसे इलेक्शंस करवाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है, ट्रांसपेरेंसी है, वो असल मायनों में इतना हमें देखने को नहीं मिलता। हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव की जब बात आती है तो डेमोक्रेसी अक्सर हर किसी को फेयर चांस नहीं प्रोवाइड करती इलेक्शंस में। आज आप देखो, एक गरीब व्यक्ति के लिए, ऑर्डिनरी बंदे के लिए, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया पैसा बहुत लगता है। आज के डेट में अगर एक विधायक का, एमएलए का चुनाव भी आपको लड़ना है तो 10-15 करोड़ रुपया चाहिए भैया, अच्छा चुनाव लड़ने के लिए, और ये आम आदमी नहीं कर पाएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन। हर किसी को फेयर चांस नहीं मिल रहा। और जो पब्लिक डिबेट्स की भी हम बात करते हैं तो उसमें हर किसी के डिसीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जब इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात आती है तो ऐसा नहीं है भैया कि सरकार सब कुछ ही ओपनली लोगों को बता के चल रही है कि हां ये भी है वो भी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार बहुत सी बातें छुपा भी लेती है लोगों से, बताती भी नहीं है। कई बातें तो ऐसी भी होती हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, वो भी नहीं पता लगती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो उनका नेता है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं, कितनी संपत्ति है, ये जरूरी है पता होना। बट पहले नहीं था ये भी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्यों नहीं है, होना चाहिए ना। तो अब बताओ,
ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी लोगों तक पहले नहीं पहुंचाई जाती थी। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसीज के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि जो लोगों की जरूरतें हैं, खास तौर पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिमांड कर रही है, उन चीजों को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार जो लोग असल मायनों में चाहते हैं वो चीजें नहीं होती। और बाकी जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या कहें डेमोक्रेसी के चांद के ऊपर जो सबसे बड़ा दाग है, वो है करप्शन का। करप्शन का सबसे बड़ा दाग हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। हम अक्सर कहानियां सुनते हैं, अक्सर न्यूज देखते हैं कि भैया उस नेताजी के यहां से 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 500 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उस आईएएस अधिकारी के यहां से इतना पैसा पकड़ा गया। तो करप्शन की जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के अंदर, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जब डेमोक्रेसी के एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब शॉर्टकमिंग्स हमें कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलती हैं। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ लेगा, वो सीधे कमेंट देगा, एक स्टेटमेंट देगा दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, कमेंट ऑन इट। तो आपको बताना है कि ये मिक्स्ड रिकॉर्ड का मतलब क्या है, कि डेमोक्रेसी के अंदर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, दोनों हैं। तो ये बताना पड़ जाता है, ये लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा देखो क्या है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डेमोक्रेसी को बेटर बना देती है बाकी ऑल्टरनेटिव से, जो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं ये तो है ना, वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हम मानते हैं कि डिसीजन मेकिंग में कई बार काम स्लो हो जाता है, हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी कभी लेस एफिशिएंट हो जाती है, बट जब बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी की, तो भैया गवर्नमेंट तो लेजिटिमेट है ना। जो पावर में, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके मन में एक डर तो है ना कि अगर काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। तो एट द एंड इट इज अप टू अस, हम लोगों के ऊपर है कि भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पीपल्स गवर्नमेंट है, हम उसको कैसे और बेहतर बनाएं। और सिर्फ इसीलिए ही डेमोक्रेसी को हम एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं बाकी ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के पास अधिकार है अपनी बातों को आगे रखने का, लोगों के पास अधिकार है अपने मुद्दों को उठाने का, लोगों के पास अधिकार है अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। और इसी वजह से जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो खुद डेमोक्रेसी का ये जो आउटकम है कि एक सपोर्ट वाली जो बात है, लोगों का जो सपोर्ट है, विश्वास है डेमोक्रेसी में, इसको हम बिल्कुल भी क्या है नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर हम कुछ डेटा उठा करके देखें, तो जैसे कई जगहों पर स्टडी वगैरह करी गई, अगर हम अपना साउथ ईस्ट एशिया की ही बात करें, तो चाहे अपना ये बांग्लादेश हो गया हो, इंडिया हो गया हो, नेपाल हो गया हो, पाकिस्तान हो गया हो, श्रीलंका हो गया हो, यहां पर एक जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे में पता करा जैसे लोगों से कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, तो बांग्लादेश के 69% लोगों ने कहा कि हाँ जी डेमोक्रेसी अच्छी है, इंडिया ने भी कहा, नेपाल ने भी कहा, श्रीलंका ने भी कहा, बस पाकिस्तान बेचारा परेशान था, कहता अच्छी नहीं है, 37% लोगों ने कहा। तो फिर लोगों से पूछा गया कि भैया समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, कि डिक्टेटरशिप भी होनी चाहिए, तो बांग्लादेश के अंदर भी 6 लोगों ने कहा कि होनी चाहिए, इंडिया के अंदर भी 9 लोगों ने कहा, पाकिस्तान के अंदर 14 लोगों ने कहा कि होनी चाहिए। भैया वो बेचारे वैसे ही डिक्टेटरशिप में रह रहे, उन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान वालों को। वहीं फिर जब उनसे पूछा गया कि डजंट मैटर टू मी, कि आपको इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो भारत के अंदर 21% लोगों ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी हो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया पड़ता ही नहीं, 49% लोग कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कोई भी सरकार आए। तो कुल मिलाकर के देखो सीधी सी बात है अब कहने को तो पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत के साथ ही आजाद हुआ, या ये कहें कि भारत का ही जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, बट पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी को उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करा जो भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से ये जो हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो बात कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की जरूरतें हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, या वहां की जो सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए वो नहीं है।
तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है ना तो वो अकाउंटेबल है प्रॉपरली, ना ही वो लेजिटिमेट है और ना ही वो रिस्पॉन्सिव है लोगों के प्रति। तो इसीलिए वहां पर कुछ मर्जी हो, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, सानू की साडा की, वो वाली बात है। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो ये सब चीजें जो हैं डेमोक्रेसी को खास बना देती हैं। जो डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी है, जो डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोगों के अधिकारों की बात करी जा रही है, जो लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, लोगों की अपनी सरकार है, यही डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड में सबसे खास बनाता है। पर देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेमोक्रेसीज में, ये थोड़ा सा आंकड़ा हमें चौंका देता है, या ये भी कहें कि थोड़ा सा परेशान कर देता है। देखिए अगर हम बात करें 1950 से लेकर के 2000 की, यानी कि 50 साल की हम बात करें, तो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रेट था, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर हमें हायर देखने को मिला। यानी कि अगर हम कंपेयर करें 1950 से लेकर 2000, जो ये 50 साल रहे, इन 50 साल के अंदर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो डेमोक्रेसीज के अंदर थोड़ा धीरे हुई कंपेयर टू डिक्टेटरशिप्स। डिक्टेटरशिप्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी तेजी के साथ हमें होती हुई देखने को मिली। बट आप इस आधार पर डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वहां की सिचुएशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, साथ ही साथ जो है उसको बाकी कंट्री से कितना कॉपरेशन मिल रहा है, उसके सामने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, ये सब चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए 1950 से 2000 की ही अगर आप बात करो, तो 1950 से 2000 के अंदर हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान, और अगर इंडिया का ही एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं, तो उस टाइम पर क्या था, पाकिस्तान को हर तरफ से मदद मिल रही थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, अमेरिका वो पैसा दे रहा है, यूरोपियन नेशन से भी फायदा मिल रहा है पाकिस्तान को। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठा रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अपना बैलेंस बना करके चल रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उससे भी परेशान है। अगर हम जब आतंकवाद की बात करते हैं, तो आप देखिए आज के समय पर भारत के सामने या पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर, इन लास्ट 2-3 डेकेड्स, भारत के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आतंकवाद की। और जब भारत इस मुद्दे को पहले उठाता था वर्ल्ड के आगे 1990s में, तो उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, अमेरिका और ये सब, ये भारत को कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये तो वो परेशान लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं है, ये तो आपके देश के परेशान लोग हैं और पीड़ित लोग हैं जो अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इस तरीके से वायलेंट हो रहे हैं। बट जब अमेरिका के अंदर 9/11 का अटैक हुआ, जब वहां पर ट्विन टावर्स को उड़ा दिया गया, जब ओसामा बिन लादेन निकल करके आया, तब अमेरिका कहने लगा कि हां आतंकवाद है। तो समझो इस चीज को, अपना दुख दुख और दूसरे का दुख दुख नहीं। तो कुल मिलाकर के जब हम यहां पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है, एक उस टाइम पर ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, कॉपरेशन मिल रहा है अदर कंट्रीज से या नहीं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की भी अगर हम बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आज आप देख रहे हो कि चाइना बहुत डेवलप हो गया है, तो चाइना डेवलप कैसे हुआ? अमेरिका की वजह से, यूरोप की वजह से। अमेरिका ने हमेशा चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे, यूरोप ने हमेशा चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे, क्यों? ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके या रशिया के सामने एक पावर क्रिएट करी जा सके एशिया के अंदर। ये पूरी की पूरी क्या है? जियोपॉलिटिक्स है। और आज जब अमेरिका देख रहा है कि भैया रशिया तो इतना पावरफुल रहा नहीं, चाइना ज्यादा पावरफुल हो रहा है और मेरे लिए खतरा है, तो आज वही अमेरिका चाइना के पीछे पड़ा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। तो कुल मिलाकर के जब किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वहीं जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री को लेकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स की बात करें, तो इतना कुछ फर्क नहीं है।
ऐसा नहीं हुआ कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर तो इकोनॉमिक ग्रोथ 7-8% से हो रहा है और डेमोक्रेसीज के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3-4% से हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इतना डिफरेंस नहीं था। जो डिफरेंस था भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का, वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, इग्नोरेबल था। अगर मैं डेटा उठा करके यहां पर आपको दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रेजिम्स के अंदर जो उस टाइम पर ग्रोथ रेट थी वो थी 3.95%। वहीं जब हम बात करते हैं डिक्टेटोरियल रीजन्स की या उन एरियाज की जहां पर डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वहां पर 4.42। जब हम बात करते हैं पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप की तो वहां पर 4.34, और जब हम बात करते हैं पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी की तो वहां पर 4.28। यानी कि अगर आप देखो तो ग्रोथ रेट के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, लगभग 0.5% का। ज्यादा फर्क नहीं है, नेग्लिजिबल है। बट अगर हम देखें कि भैया इस डिफरेंस से कितना ज्यादा लोगों का ध्यान रखा गया, एक इक्विटेबल डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं देखा जाता कि भैया सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। वहां तो क्या है कि ठीक है, काम हुआ, चलो, ताजमहल जैसा सीन था कि अच्छा ताजमहल बन गया, अब हाथ कटवा दो। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो डेमोक्रेसीज के अंदर हर किसी को साथ लेकर के चलने की बात करी जाती है, हर किसी को विकास का पार्ट बनाने की बात करी जाती है। इसीलिए ये जो डिफरेंस अगर है भी तो ये नेग्लिजिबल है, इग्नोरेबल है। और वहीं अगर आप बाकी डेटा उठा करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शेयर ऑफ नेशनल इनकम की भी अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो टॉप 20% लोग हैं उनका 64% शेयर है नेशनल इनकम के अंदर, टॉप बॉटम 20% का 2.9 है। सिमिलरली ब्राजील के अंदर ये 63 2.6 हो जाता है, रशिया के अंदर ये 53.7 4.4 हो जाता है, यूएसए के अंदर 50% और 4.0 हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 45 और 6 हो जाता है, डेनमार्क के अंदर 34.5 और 9.6 हो जाता है, और हंगरी के अंदर 34.4 और 10 हो जाता है। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो जब हम डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं मेजॉरिटी, तो हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। अगर हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें तो साउथ अफ्रीका में टॉप 20% लोगों के पास 65% के आसपास नेशनल इनकम का उनमें अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहीं बॉटम की अगर हम बात करें 20% की तो सिर्फ 3% ही है हार्डली। तो जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलती है वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगर आप देखें तो डेमोक्रेसीज के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, चुन सके। बट जब बात आती है यहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करने की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने की, तो यहां पर डेमोक्रेसी हमें कुछ ज्यादा खास काम करती हुई या सक्सेसफुल देखने को नहीं मिलती। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसीज के अंदर जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके पास तो भैया बहुत ज्यादा पैसा है, और वहीं जब बात आती है टोटल इनकम की तो हम देख रहे हैं कि टॉप 20% लोगों के पास ही देश का 60 से 70% पैसा है, और वहीं जो बेचारे मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं उनका कुछ इतना कुछ खास शेयर है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है कि अल्ट्रा रिच हैव सो मच टू एंजॉय, सो मच टू रिलाई ऑन, बट व्हेन इट कम्स टू द बॉटम्स ऑफ द सोसाइटी दे हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। जो गरीब लोग हैं उनके पास बहुत थोड़ा है बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच का, ये डेमोक्रेसीज के अंदर आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात है, खास तौर पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात है, तो डेमोक्रेसीज इसमें कुछ ज्यादा सक्सेसफुल होती हुई हमें देखने को नहीं मिली। सो व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इस पर हमें डेमोक्रेसीज कुछ ज्यादा खास काम करते हुए देखने को नहीं मिली, या ये कहिए कि डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल हमें देखने को नहीं मिली आज। और मजे की बात क्या है, आज अगर आप देखो तो जब हम पुअर की बात करते हैं, गरीब जनता की बात करते हैं, तो ये गरीब जनता इन पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है।
जो ये सरकारें बन रही हैं, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें गरीब वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल जब भी पॉवर्टी की बात आती है, पॉवर्टी को एड्रेस करने की बात आती है, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं कुछ बेहतर नहीं कर पा रही है। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के समय पर हमारे सामने है, वो ये है दैट डेमोक्रेसीज आर फेल्ड टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल ऑफ द नेशन। और ये भारत को भी अगर आप देखें तो भारत में भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारत के अंदर भी ये सबसे बड़ा दिक्कत है आज के समय है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन से इन गैप को थोड़ा सा कम किया जा सके, बट स्टिल ये गैप इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि इसको आसानी से फुलफिल कर पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। बट हां, डेमोक्रेसी के अंदर जो एक खास बात है वो है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको कहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट्स के अंदर अपना डाउट्स मेरे से पूछिएगा और मैं उस डाउट को जरूर आंसर करूंगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हाँ रिकॉर्डेड सेशन है या लाइव सेशन नहीं है तो सर मेरे डाउट कैसे लेंगे। टाइम स्टैम्प के साथ अपना डाउट कमेंट्स के अंदर लिखो, आई विल आंसर, एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। तो चलिए अब बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की, तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि भैया सोशल डाइवर्सिटी होता क्या है। वैसे तो इस टर्म को हम अक्सर डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पावर शेयरिंग वाला चैप्टर रहा हो या फेडरलिज्म वाला चैप्टर रहा हो, तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी है ये हमारा बार बार आया। बट अगर भारत के संदर्भ में आपको दोबारा से मैं समझाऊं तो सोशल डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब यह है कि देश के अंदर जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उन सबको साथ लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि भैया बहुत सी भाषाएं, बहुत से कल्चर, बहुत से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग साथ रहते हैं, तो सबको साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है। और यह चीज हमें डेमोक्रेसी के अंदर ही देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप किसी भी समाज की बात करो तो कोई भी समाज परमानेंटली और पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को अलग अलग ग्रुप में सॉल्व नहीं कर सकता। अगर भैया कहते हैं ना कि अगर थाली और बर्तनों को साथ रखा जाएगा तो खड़केंगे, आवाज आएगी, इसी तरीके से अगर आप अलग अलग लोगों को साथ में रखोगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। हम इस तरीके के मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि हम जो डिफरेंसेस हैं उन पर नेगोशिएट कर पाए। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कम कर सकते हैं, उनको सुटेबली एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनको हम एक पॉइंट पर आकर के देखते हैं कि सही तरीके से हैंडल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो ओपिनियन है उसको हमेशा थोपना जरूरी नहीं है। सो इट इज समथिंग वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिंपली रूल्ड बाय अ मेजॉरिटी ओपिनियन कि भैया जैसा मेजॉरिटी लोग चाहते हैं वैसा ही हो। ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर यह जरूरी है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को साथ लेकर के चले और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक जनरल व्यू दिखाए, एक ऐसा व्यू जो सबके लिए सही हो, सबको जिससे फायदा हो, जो सबके लिए क्या हो, इफेक्टिव हो। तो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके अंदर हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं या रूल बाय मेजॉरिटी की हम बात करते हैं तो ये कोई परमानेंटली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब रूल बाय मेजॉरिटी की बात आती है तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रेस, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग भी चुनाव के समय पर इकट्ठे आ जाते हैं, साथ
साथ आ जाते हैं और मेजॉरिटी बना लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी क्या है कि हर एक सिटीजन को, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो या वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसको ये फील करना बहुत जरूरी है दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी। तो कभी ना कभी डेमोक्रेसी के अंदर एक आम व्यक्ति को, जो भले ही माइनॉरिटी हो, भले ही वो मेजॉरिटी का पार्ट ना हो, उसको ये फील कराना जरूरी है कि दैट ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी। और यही डेमोक्रेसी का क्या है, सही मायनों में सक्सेस है। और अगर कभी ऐसा नहीं भी होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, फेलियर होगा। सो इट इज समथिंग वेरी नेसेसरी कि इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन अ मेजॉरिटी बेसिस ऑन देयर बर्थ और समथिंग, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक रूल टू accommodate them and make them a part of it, कि भैया नहीं, तुम भी सबके जैसे ही हो, अलग नहीं हो, you are inclusive to us। तो ये यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जब बात आती है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी की और फ्रीडम की, वो भी डेमोक्रेसी के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। चाहे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों की डिग्निटी, लोगों की फ्रीडम को हमेशा प्रमोट करती है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम महिलाओं की ही बात करें तो आप सब जानते हैं कि पहले के समाज में क्या होता था, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, जहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करी जाती थी। बट आज हम देखते हैं कि पिछले कई 100 साल में महिलाओं ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा अपने अधिकारों को पाने के लिए। कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हमें देखने को मिले जो महिलाओं के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बट जब बात आती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलता है। और इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर महिलाओं के लिए बहुत आसान हो गया है कि वो अपने अधिकारों की बात सामने रख सकते, और ये लीगली एक्सेप्टेबल भी है, मॉरली एक्सेप्टेबल भी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो आज भारत के अंदर अगर महिलाओं को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती हैं। संविधान उनको ये अधिकार देता है, सरकार उनका साथ इसमें देगी। बट अगर आप एग्जाम्पल के लिए तालिबान को लेकर के चलो, इस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्या है, महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया जा रहा है। चाहे धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर महिलाओं को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, बहुत ही गलत रूल्स रेगुलेशंस उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के एक सेंसिटिविटी है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के आवाज उठाई जाती है। एंड सेम गोज विद कास्ट इनइक्वालिटीज एज वेल। पहले के समय पर हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट आज अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स थे, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज थे, उनको भी एक इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिलता हुआ देखने को मिला है। चाहे आप रिजर्वेशन की बात करें या गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स की बात करें, उनके साथ हम क्या देखते हैं कि जो वल्नरेबल या बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, उनको भी अपलिफ्ट करने का काम यहां पर जो है हमें होता हुआ देखने को मिला है। और हम देखते हैं कि पहले के समय पर जो भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हुआ करती थी, जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार लोगों पर हुआ करते थे कास्ट के आधार पर, वो आज के समय पर काफी हद तक खत्म हो गए हैं और संविधान ने ये चीज मेक श्योर करी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की डिग्निटी, लोगों की जो फ्रीडम है वो हमें देखने को मिलती है, और लोगों के पास जो उनके अधिकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और यही चीज डेमोक्रेसी को क्या करती है, सबसे ज्यादा खास भी बना देती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी को स्पेशल बनाती है वो क्या है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। आज के समय पर हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है तो दूसरा टेस्ट उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को आप जितने भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दीजिए, लोगों के जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो वांट्स हैं, वो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हमने देखा कि भैया पहले महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी, फिर थर्ड जेंडर के राइट्स की बात होने लगी, और आज के समय पर हम देखते हैं कि पता नहीं कितने जेंडर्स की बात करे जा रही है, या किस तरीके से हर एक जेंडर को या हर एक
सोसाइटी के इंडिविजुअल को इंक्लूसिव फील कराने के लिए उनके अधिकारों की बात करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के यही डेमोक्रेसी की एक तरीके से डेमोक्रेसी के सक्सेस होने की एक टेस्टिमनी है, एक जीता जागता सबूत है कि भैया डेमोक्रेसी जो है क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, लोगों को अधिकार भी मिल रहे हैं। यही दिखाता है कि यही डेमोक्रेसी की खूबी है, डेमोक्रेसी की खास बात है। डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपना जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको भी सामने ला करके रख सकते हैं। एक तरीके से लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यही सब चीजें जो है क्या करती हैं, डेमोक्रेसी को और ज्यादा खास बनाती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती है वो है लोगों का विचार, लोगों की भावनाएं, कि भैया हमारे वोट से एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रख करके एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो उनके लिए बेहतर हो, देश के लिए बेहतर हो। तो कुल मिलाकर के जब बात आ रही है डेमोक्रेसी की, तो देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट हां, कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट इट इज अप टू अस, हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसे डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस करें और उन प्रॉब्लम्स को हम टैकल करें और अपने आप को खुद ब खुद सुधारते जाएं विद द टाइम। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यह था हमारा सेशन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को कंप्लीटली हमने डिस्कस करा, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट्स के अंदर मेरे से जरूर पूछिएगा। बाकी आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you so much everyone. Gautam Lakhani signing off. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much everybody.